हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बहुत ही प्यारा कविता है जिसको लिखा है कौन, जॉन डन। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन करेंगे। ओके, और इसका जो वर्ड मीनिंग जो है ना, जिसका पायोनियर हो गया, काइंड हो गया, लिरिकल हो गया, सटायरिकल, मेटाफिजिकल, इस सब का जो है ना, इसका हिंदी जो है यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो पढ़ने में जो दिक्कत होती है, जैसे मान के चलिए इसको क्या पढ़ते हैं, पायोनियर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको लिखा है जॉन डन ने। ओके, इसका मतलब हो गया मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता हूँ या नहीं जा रहा। ओके, तो पहले हम लोग जो जॉन डन है इनका जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, राइटर या पोएट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओके, चलिए यार आगे हम लोग देखते हैं। जॉन डन, जिसका जन्म 1572 में और मृत्यु जो है 1631 में हुआ था, द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटायरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, कह रहा है यह जो थे यह अगुआ थे, मतलब प्रथम बार जो है वह नए प्रकार का, काइंड मतलब क्या होता है ना, प्रकार। यहाँ पे दयालु दिया गया है। ओके, तो काइंड मतलब दयालु भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका हिंदी हो जाएगा क्या, प्रकार। तो यह नए प्रकार के है ना, लिरिकल गे पद, मतलब जो गे कविता होता है, गे इन द सेंस है कि जो गाए जा सकने वाला कविता है, एंड सटायरिकल वर्स, और जो व्यंग्यपूर्ण कविता है, वर्स मतलब क्या होता है, कविता, छंद, जिसको कहते हैं मेटाफिजिकल, उसके यह क्या थे, पायोनियर थे। अब पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि जॉन डन कैसे कवि थे, तो यह मेटाफिजिकल कवि थे, मतलब नए प्रकार के वह गे पद है ना लिखते थे, और सटायरिकल वर्स मतलब व्यंग्यात्मक है ना कविता लिखते थे, जिसको बोलते हैं मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल कविता लिखने का प्रथम श्रेय किसको जाता है, तो जॉन डन को जाता है। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वाज बोर्न इन लंदन, जॉन डन का जो जन्म है वो लंदन में हुआ था। लंदन या इसको क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। ओके, दोनों सेम है, लंदन ब्रिटेन दोनों एक ही कंट्री का नाम है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इनका जन्म जो है, जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रोस्पेरस, एक बहुत ही धनवान परिवार में हुआ था। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है, धनवान। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खुशहाल। ओके, खुशहाल, धनवान है ना, समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। और यह जो थे जॉन डन, वो रोमन कैथोलिक धर्म के थे। ओके, रोमन मतलब होता है रोमवासी, रोम के लोग जो जिस ईसाई धर्म को है ना, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, उनको रोमन कैथोलिक बोलते हैं। ओके, इनका जन्म जो है एक बहुत ही खुशहाल परिवार में, धनी परिवार में, रोमन कैथोलिक फैमिली में है ना, धर्म में हुआ था। ओके, और इनका जो फैमिली था वो ट्रेडर्स था, ट्रेडर्स मतलब व्यापारिक था एट ए टाइम। और जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय पर व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, उस समय इंग्लैंड में जो था एंटी कैथोलिक थे। एंटी कैथोलिक मतलब कैथोलिक धर्म को यह है ना विरोध में थे। सारे लोग इंग्लैंड वासी जो थे वह कैथोलिक धर्म के क्या थे, विरोध में थे। और कट्टरता पूर्वक मतलब मार काट भी होता था है ना, धर्म के नाम पे, उस समय जिस समय जॉन डन का जन्म हुआ था उस समय। ओके, मतलब जिस समय वह थे, मतलब उस समय का वक्त था है ना, जो इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक चलता था। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। ठीक है, जो जॉन डन हैं उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किस यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट मतलब के बिना, ए डिग्री, बिना डिग्री के, बिना ग्रेजुएशन के डिग्री के उनको फोर्स टू लीव मतलब जबरदस्ती बलपूर्वक उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ओके, किस कारण, तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनका जो धर्म था है ना कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, वह धर्म के कारण है ना जॉन डन को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के, बिना ग्रेजुएशन के डिग्री पूर्ण किए हुए है ना, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया।
ओके। और इनको तो जो है बहुत एकदम पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने घर पे ही जो है ना, शिक्षा ग्रहण की। और ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून की पढ़ाई की। एंड रीड थियोलॉजी, और उन्होंने धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की। थियोलॉजी मतलब क्या होता है? धर्म शास्त्र की पढ़ाई की। सॉरी। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नावल एक्सपेडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोवेल। ओके, उन्होंने क्या किया? ही आल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने हिस्सा लिया। पार्टिसिपेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों? हिस्सा लेना। इन 2 नावल एक्सपेडिशन, नौसेना जो एक्सपेडिशन है, नौसेना का जो अभियान होता है ना, उस अभियान में उन्होंने क्या किया है ना, उस मुहिम में उन्होंने हिस्सा लिया। एंड बिकम सेक्रेटरी, और वह सचिव बन गए, मुंशी बन गए, टू ए पावरफुल नोवेल, एक बहुत ही शक्तिशाली जो कुलीन वर्ग थे, अमीर लोग थे, है ना, अमीर था, उसका वह क्या बन गया? मुंशी बन गया, है ना। देख रेख के लिए उनका वो अपॉइंटमेंट फिक्स करना, है ना, उनका टाइम टेबल जो है वही मुंशी का काम होता है, सेक्रेटरी, सचिव उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वह बन गए। ओके, ए जॉब ही लॉस्ट, और वह जॉब वह खो दिए, है ना, उस जॉब से उनको निकाल दिया गया। क्यों? वेन, कब? जब ही वॉज ब्रीफली, उनको थोड़े समय के लिए, ब्रीफ मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए, सेंट टू, भेजा गया था। कहाँ? प्रिजन, जेल में भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस, जो यह जो पावरफुल नोबेल, ये जो नोबेल था, यह देखिए यहाँ पे पावरफुल जो नोबल है, जिस व्यक्ति के यहाँ पे, है ना, जॉन डन काम करता था सेक्रेटरी के पद पर, उनकी एक भतीजी थी। उन्हीं भतीजी से, मतलब उन्हीं की भतीजी से, है ना, वह क्या किया? सीक्रेटली मतलब चुपके से, चोरी छिपे उन्होंने क्या किया? मैरिंग कर लिया, शादी कर लिया। तो उनकी भतीजे से शादी करने के कारण इनको थोड़े समय के लिए, है ना, कुछ दिनों के लिए उनको जेल जाना भी पड़ा था, उनको कारावास हो गया था। ओके, तो कारावास होने के कारण उन्होंने, है ना, उनको जो है इस जॉब से क्या कर दिया? हाथ धोना भी पड़ गया था, मतलब उनको जॉब से निकाल दिया गया था। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इन 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में, डन एक्सेप्टेड, जॉन डन ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन मतलब होता है, देखिए दोस्तों, नियुक्ति, है ना, नियुक्ति पत्र, पवित्र काम के लिए जो नियुक्ति पत्र होता है उसको ऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेशन स्वीकार किया इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च का, एंग्लिकन चर्च में इन्होंने क्या किया? उनका नियुक्ति हुआ था। ओके, और उनकी नियुक्ति जो है उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। एंड सून, और जल्द ही, बिकेम, हो गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के, है ना, जो महान उपदेशक होते थे, धर्म उपदेशक। प्रीचर मतलब क्या होता है दोस्तों? धर्म उपदेशक। ओके, तो जो महान महान धर्म उपदेशक थे, तो उन महान धर्म उपदेशक में एक महान धर्म उपदेशक जॉन डन भी बन गए थे। कब? 42 वर्ष की उम्र में। और ईस्वी कौन था? 1615 ईस्वी। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। सॉरी। इन लव लिरिसिज्म, जो लव, जो प्यार वाला जो लिरिसिज्म है, लिरिसिज्म मतलब यहाँ पे आपको हम बता दें, देखिए लिरिसिज्म मतलब होता है गीतात्मकता, मतलब जो गीत के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, है ना। तो गीत के माध्यम से, गीतात्मकता के माध्यम से, डन ब्रोक, डन ने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? कंप्लीटली, पूरी तरह, बीट द पेट्रार्कन ट्रेडिशन, जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन जो था, मतलब पेट्रार्कन एक कवि है, है ना, पेट्रार्क, तो उनका जो ट्रेडिशन था, उनकी जो परंपरा थी कविता लिखने की, उस परंपरा को क्या किया? इन्होंने तोड़ दिया। ये पेट्रार्कन जो ट्रेडिशन है वो क्या है? हम आगे जो है बृहद चर्चा इसका करेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इन परंपरा, जो पेट्रार्कन जो ट्रेडिशन था, जो कविता लिखने का ट्रेडिशन था, परंपरा था, इसको वह जॉन डन पूरी तरह से खंडित कर दिया, तोड़ दिया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और इंट्रोड्यूसिंग, उन्होंने क्या किया?
आरंभ किया क्या, एंड इंटेलेक्चुअल ओके एंड कोलोक्यूअल टोन ओके, उन्होंने एक टोन आरंभ किया, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक और कोलोक्यूअल टोन उन्होंने क्या किया है ना, आरंभ किया, मतलब जो कविता लिखने का जो शैली होता है ओके। कोलोक्यूअल मतलब होता है दोस्तों बोलचाल की भाषा में कविता लिखना उन्होंने है ना, और उस सुर में, उस लहजे में, उस स्वर में उन्होंने है ना, बोलचाल की जो भाषा होती है उस लहजे में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक रूप से, मतलब नहीं समझे कि मतलब ऐसा कविता लिखा जो विद्वान लोग जो है ना, जो लिखते हैं वैसा ओके। चलो, जो समझने लायक कविता हो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कविता ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिज लव पोएम्स, उनकी जो प्यार वाला कविता होता था, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी ओके। उनकी जो प्यार वाला कविता होता था वह लेटेस्ट जो सबसे हाल का ही जो सबसे नवीनतम जो डिस्कवरी होता था, डिस्कवरी मतलब खोज होता था है ना, साइंस का एंड जियोग्राफी का ओके। साइंस मतलब विज्ञान का, जियोग्राफी मतलब भूगोल या भूगोल शास्त्र का। टू हैमर होम ए पॉइंट, वह चोट करता था है ना, वह क्या घरेलू एक पॉइंट पे, एंड कंबाइंड पैसन, और अपने वो पैसन को, अपना जो जुनून था, जो उत्साह था उनका, वह कंबाइन कर देता था, उनको वह जोड़ देता था विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। जो वर्बल और इंटेलेक्चुअल टीजिंग होता था उसमें वह क्या करता था, अपने पैसन को कंबाइन करता था ओके। और इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक ओके या बुद्धिजीवी, जो टीजिंग जो छेड़छाड़ होता था अपने दिमाग से, वह उस अथी में क्या करता था, उस साइंस और जो ज्योग्राफी का जो डिस्कवरी होता था वो अपने लव पोएम में डालता था ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डन इज वेल नोन, डन है ना विख्यात है, डन इज वेल नोन मतलब होता है विख्यात। फॉर हिज सॉन्ग्स, अपने गीत के कारण ओके, अपने गीत के कारण, सॉन्ग्स है ना गीत के कारण। उसके बाद सोनेट्स मतलब होता है 14 लाइन की जो कविता होता है उसको क्या बोलते हैं, सोनेट्स ओके। आगे इसका हम चर्चा बृहद करेंगे ओके। उसके बाद वह जाने जाते थे, मतलब वह क्या किस प्रकार का कविता लिखते थे वह इसमें दिया गया है। तो सॉन्ग्स के लिए जाने जाते थे, सोनेट्स के लिए जाने जाते थे, सटायर्स के लिए जाने जाते हैं ओके। सटायर्स मतलब होता है व्यंग्य या प्रहसन ओके। एंड एलगीज ओके, एलगीज मतलब होता है शोक गीत के लिए जाने जाते हैं। एंड सरमन्स, और उपदेश या नीति वचन या धर्म उपदेशक जो होता था है ना कविता में, उसके लिए वह जाने जाते थे ओके। और इस सब में उन्हें जो है उनके कविताओं में जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स मिलता था, मतलब जो वास्तविक जो है ना जो पोएटिक फीलिंग्स होना चाहिए जो कविता लिखने का, वह उसमें क्या करता था, इसमें मिलता था ओके। जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक या विशुद्ध ओके। हार्स मीटर्स है ना, और हार्स मीटर भी इसमें देखने को मिलता था। एंड स्टैंड एंड व्हिम्सिकल इमेजेस कैरेक्टराइज्ड ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, मतलब जितनी भी वो पोएटिक क्रिएशन करते हैं है ना किए हैं, उनमें व्हिम्सिकल इमेजेस है ना वो देखने को, कैरेक्टराइज वो है ना विशेषताओं को वह उसमें देखने को आपको मिल जाएंगे ओके। चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं। अभी हो गया है आपका इंट्रोडक्शन जो है ख़त्म, ठीक है। अब हम जो पेट्रार्कन सोनेट जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ओके, पेट्रार्कन जो सोनेट की हम बात कर रहे थे वो पेट्रार्कन सोनेट हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ओके। चलो देखिए, पेट्रार्कन सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ का है, लंदन में 1802 ईस्वी में ये लिखे थे, ठीक है। ये कविता है, तो यह जो कविता है वह यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक यह 8 लाइन है और यहाँ से यहाँ तक यह 6 लाइन है ओके। तो यह 8 लाइन जो कविता है, यह जो टोटल 8 लाइन की कविता है इसको बोलते हैं ऑक्टेव, और यह 6 लाइन जो है वह उसको बोलते हैं सेस्टेट। यहाँ पे सेस्टेट लिखा हुआ है ओके, यहाँ पे ऑक्टेव है। तो ये 8 लाइन जो है
है ना, ये 8 लाइन की कविता, इसको ऑक्टेव बोलते हैं। और यह जो 6 लाइन है यहाँ पे, यह जो 6 लाइन है इसको बोलते हैं सेस्टेट। तो जो 14 लाइन की कविता है उसको हम लोग बोलते हैं सोनेट। 14 लाइन की कविता को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनेट। तो ये 14 लाइन की कविता जो है वह 2 भाग में बटा रहता है। पहला जो है 8 भागों में, 8 लाइन में, और दूसरा जो है वह 6 लाइन में। ठीक है, पहले भाग को हम बोलते हैं ऑक्टेव और दूसरे भाग को बोलते हैं हम लोग सेस्टेट। ओके, चलिए, और यह पेट्रार्कन सोनेट है। इसी ट्रेडिशन को, जो ट्रेडिशन जो है, देखिए यहाँ पे लाइन ए बी बी, ए बी बी ए, है ना, वहाँ पे है सी डी, है ना, डी ई सी ई। ये जो ट्रेडिशन है इसी को जो है जॉन डन जो है वो बिल्कुल तोड़ दिया था। ओके, मतलब कह रहा है कि ये ट्रेडिशन, जो ये लिखने का ट्रेडिशन है ए बी, है ना, ये सब, इसको जो है हम नहीं मानेंगे, हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। ओके, चलिए, तो ये देखिए, ये जॉन डन जो है अपने नीस, मतलब जो पैटर्न्स नीस था उसको, है ना, उससे शादी करने के कारण चुपके से इसको जेल भेज दिया गया था। और यही चर्च है, इसी में उनको क्या बनाया गया था, प्रीचर बनाया गया था, धर्म उपदेशक। ओके, और यहाँ पे है पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है ना, यह सब लिखा गया है, यह इसका पैटर्न है ना, ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसमें हम लोग देखें पार्ट 1। ओके, यह पार्ट 1 है। आपको जो जॉन डन है ना, उसका इंट्रोडक्शन इसमें सिर्फ बताया गया है। आगे की कविता में आपको जो है इसका जो है पोयम जो है, पोयम का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।